हेलो। हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो गाइस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू लर्न सर्विसेज एंड दिस इज विकास कुशवाहा। और आज जो हमारा अभी तक जो टॉपिक हो चुका है जिसमें चंद्रगुप्त हम पढ़ चुके हैं, और आज हमको पढ़ना है द ग्रेट अशोका। एंड इस ये जो पीरियड रहा वो बहुत ही बेहतरीन और शानदार, और एक इतिहास में बहुत सारे चेंज लाने वाला जो पीरियड रहा है। इसको पढ़ना है द ग्रेट अशोका। Okay, all right. So sound and video quality is fine. Okay. अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र हुए बिंदुसार। देखिए, एक बिंबिसार अलग है और बिंदुसार अलग है। बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, बिंदुसार और बिंबिसार। बिंबिसार चंद्रगुप्त मौर्य से पहले का पीरियड में हुए हैं। हरक्कन, हरक्कन वो आपने पढ़ा होगा ना। जो ये है हर हरियांक हरियांक हरियांका में हरियांका डायनेस्टी है ना। तो ये हरियांक डायनेस्टी किस कहाँ से स्टार्ट होती है? बिंबिसार। और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार। बिंदु और बिंबी में अंतर है, ठीक है। बिंदु और बिंबी में अंतर है। बिंबी सार वो अलग है, और बिंदुसार बिंदुसार अलग है, ठीक है। तो इनमें कंफ्यूज मत होना। बिंबिसार के टाइम पे बुद्ध हुए, और वही काल था जब बुद्धिज्म और बुद्ध पैदा होते हैं, इस धरती पे आते हैं, ठीक है। जैन धर्म इस धरती पे आता है, मतलब धरती पे नहीं, उससे पहले कई सारे, जैसे 24वें तीर्थंकर महावीर जैन जी होते हैं, ठीक है। बट उस और जो गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम जो 28वें बुद्ध हुए, उससे पहले 27 बुद्ध हो चुके होते हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध 28वें बुद्ध थे, उससे पहले 27 और लोग बुद्ध हो चुके हैं। बुद्ध बुद्ध एक अवस्था है, जीवन में एक अवस्था है जो हाईएस्ट इंटेलेक्ट प्राप्त करने वाले लोग, और आई थिंक हम उसे डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। एक ऐसी अवस्था है, ये किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक ऐसी अवस्था है, ठीक है। और ये इससे सिद्धार्थ गौतम से पहले 27 बौद्ध हो चुके हैं लोग, ठीक है। ये 28वें थे। महावीर जैन जैसे उनसे पहले 23 तीर्थंकर हो चुके हैं। तीर्थंकर एक अवस्था है माइंड की, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। कहाँ तक? चंद्रगुप्त मौर्य के बिंदुसार हुए। बिंदुसार नो डाउट एक बहुत अच्छे राजा, एक ग्रेट राजा थे। बट उनके शासन काल में इतना सब कुछ, इतना ग्रेट, मतलब इतना सारा बदलाव नहीं देखा गया। चीजें थी बहुत ही नॉर्मल वे में चल रही थी, जैसे नॉर्मल राजपाट चलता है। परंतु हम अशोक को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अशोक के टाइम में एकदम बहुत सारी चीजें बदलती हैं, पूरा इतिहास बदलता है, पूरा हिस्ट्री जो है आपकी एकदम इस प्रकार से बदलती है कि शायद दुनिया में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और सम्राट अशोक के टाइम पे 52 लाख किलोमीटर, ये कितना हो गया? 52 लाख किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। स्क्वायर किलोमीटर में सत्ता चलती थी, ठीक है। रूल था, भारत का रूल था। और 33% वर्ल्ड पॉपुलेशन पे भारत रूल करता था, ठीक है। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। और अशोक के टाइम में बहुत सारे स्कल्पचर्स, पिलर्स, स्तूप, केव्स, ये सारी चीजें देखी जाती हैं।
देखिए यहाँ पे ये अशोका का जन्म जो है 273 ईसा पूर्व होता है। ठीक है, 273 ईसा पूर्व का मतलब यानी कि ईसा जीसस क्राइस्ट के इधर को हम चलते हैं, ये हम बहुत बार जान चुके हैं ये चीजें। 273 ईसा पूर्व पहले सम्राट अशोक महान का जन्म होता है और 232 ईसा पूर्व में आके उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यदि बुद्धिज्म के हिसाब से बोले तो महापरिनिर्माण हो जाता है। ये किसके बेटे होते हैं? ये बिंदुसार के पुत्र होते हैं। ठीक है, यानी कि चंद्रगुप्त के पोते। चंद्रगुप्त मौर्य इनके दादा थे। इनके दादा थे। ठीक है, इनके दादा थे, दादाजी, और ये उनके पोते होते हैं। ये इनके पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक। ठीक है, सम्राट अशोक को अवंती का गवर्नर बनाया गया था। ठीक है, और उनके बहुत सारे प्रोमिसेस जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने किए, तो वो बोलते हैं ना कि जो प्रोमिसेस उन्होंने किए वो पूरे भी किए। तो उनने उनकी ये जो राज करने की कुशलता और शैली को देखते हुए उनको अवंती यानी कि मध्य प्रदेश का पुराना नाम अवंती और उसकी राजधानी उज्जैनी या फिर उज्जैन या फिर महेशमती, इसका राज्यपाल बनाया गया यानी गवर्नर। उस टाइम पे तो सीएम की पोस्ट होती नहीं थी। ठीक है, राज प्रांतपाल बोलते थे यदि हम इसको कंपेयर करें, प्रांतपाल। प्रांतपाल बोला करते थे। ठीक है, तो प्रांतपाल बनाया गया है ना मध्य प्रदेश का। क्यों बनाया गया? क्योंकि उनमें बहुत सारी कुशलताएं थी, युद्ध नीति, उनकी मतलब स्किल कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीजें हैं जो वो सबको मोहित कर लेते थे अपनी बातों से, सबको कन्विंस कर लेते थे अपनी बातों से। और वो एक अच्छे प्रशासक के रूप में उन्होंने अपनी जो है झंडा गाड़ा। ठीक है, उन्होंने अपना झंडा एक अच्छे प्रशासक के रूप में गाड़ा, तो उसी को देखते हुए उनको मध्य प्रदेश का गवर्नर बनाया गया था। ठीक है, तो ही शोड ग्रेट प्रोमिसेस इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एक बहुत ही अच्छे कुशल प्रशासक बोलते हैं जिन्हें, वो माने जाते थे। उसी के चलते उनको मध्य प्रदेश का गवर्नर बनाया गया था। आफ्टर बिकमिंग ए रूलर, अशोका फॉट अ सिंगल बैटल। ठीक है, बैटल क्या था? बैटल का नाम था बैटल ऑफ कलिंग। बैटल ऑफ कलिंग। इसके बाद से सम्राट अशोक की जो लाइफ है वो टोटली चेंज हो जाती है। और मुझे लगता है केवल सम्राट अशोक की लाइफ चेंज नहीं होती, भारत में रहने वाले लोग यानी कि अखंड भारत में रहने वाले लोग, उनकी भी लाइफ चेंज होती है। पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस है ना, और क्या बोलते हैं, एक पॉलिसीज, लोगों को प्रति पॉलिसीज, बहुत सारी बातें जो हैं वो चेंज होती हैं। दिस वो मेंशन, ये किस में मेंशन है? ये 13वें जो मेजर रॉक रॉक एडिक्ट है, यानी कि रॉक यानी कि पिलर्स पे, रॉक पे अध्यादेश लिखवाए जाते थे। आज के टाइम पर राष्ट्रपति जी अध्यादेश पारित करते हैं ना, उसी प्रकार से उनके भी अध्यादेश हुआ करते थे और ये रॉक पे लिखवाए जाते थे। तो 13th मेजर रॉक एडिक्ट, इस पे ये मेंशन है किसके बारे में? बैटल ऑफ कलिंग, है ना। बैटल ऑफ कलिंग के बारे में हमें पता कैसे चलता है? हमने आपको बताया रॉक्स, पिलर्स, ठीक है, केव्स, इनके माध्यम से तो पता चलेगा, स्कल्पचर्स, है ना, है ना, इन्हीं के माध्यम से तो पता चलेगा, वरना हम उस काल में हुए थोड़ी ना है। तो ये हमको कैसे पता चलता है? कई कई जगह पिलर पे कुछ लिखा है, कई कई जगह रॉक्स पे कुछ लिखा है। ठीक है, स्कल्पचर्स बने हैं उस पर कुछ लिखा है, उसके माध्यम से हमने पता लगाया, अच्छा जी इस प्रकार से कुछ हुआ था। अशोका फॉट बैटल इन एट्थ ईयर ऑफ हिज रेन। ठीक है, यानी कि 8 ईयर। देखो यहाँ से ये घटाओ आप, आपको अंदाजा लग जाएगा। यानी कि 8 साल के कार्यकाल में उन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी। और उसके बाद बहुत सारा ब्लड शेड देखकर, यानी कि सम्राट अशोक जब कलिंग युद्ध करने गए तो सबको काट डाले, सबको
उनकी सेना ने सम्राट अशोक की सेना ने सबको काट डाला, क्या बच्चा क्या महिलाएं। और एक युद्ध जीतने के लिए एक माना जाता है कि सम्राट अशोक एक बहुत ही क्रूर राजा उस काल में रहे हैं। उसका भी एक इतिहास रहा होगा, क्यों ऐसे क्रूर राजा बने, क्यों ऐसे इस प्रकार से बने, क्योंकि उस टाइम पे जो काल चल रहा था वो कहीं ना कहीं ऐसा काल था जहाँ पे विद्रोह बहुत हो रहे थे। और विद्रोह जैसे ही होते थे वो राजपाट को गिराने की बात होती थी, ठीक है, नए राजा उभर रहे थे, छोटे छोटे राजा उभर रहे। तो इससे क्या है कि उनको एकदम ही मतलब दबाया जाता था। पर एक युद्ध हुआ, जो कलिंग का युद्ध, आज भी इतिहास में मेंशन्ड है कि कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक की लाइफ और संपूर्ण भारतवासियों की लाइफ को चेंज किया। तो जो ब्लड शेड उन्होंने देखा कि यार ये युद्ध मैं किस लिए लड़ रहा हूँ, केवल एक एक भूभाग को बढ़ाने के लिए। महिलाओं को कटा देखते हैं, बच्चों को कटा देखते हैं, महिलाओं विधवा हो जाती है, उनके पतियों को कटा देखते हैं, तो उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, हृदय परिवर्तन। ठीक है, कलिंग युद्ध को देखते उनको उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, और बहुत ही गहरा असर कलिंग युद्ध का उन पर पड़ता है, सम्राट अशोक पे और सम्राट अशोक की लाइफ पे। अल्टीमेटली इसकी जो सम्राट अशोक की उनकी पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाती है, उनकी पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाती है। उनकी जो पॉलिसी थी, उनकी जो पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ दिग्विजय, पॉलिसी ऑफ दिग्विजय, युद्ध नीति जो उनकी थी, पॉलिसी ऑफ दिग्विजय, युद्ध लड़के देश की सीमाओं को बढ़ाया जाता था। फिर इससे चेंज होती है, उनकी नीति आ जाती है धम्म विजय। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब फैक्ट है कि उनकी जो पॉलिसी चेंज होती है, दिग्विजय से धम्म विजय की ओर वो बढ़ते हैं। दिग्विजय हम जानते हैं किस प्रकार से युद्ध लड़े जाते थे, मार काट होती थी, है ना। और धम्म विजय अभी हम पढ़ने वाले हैं, ऑलराइट। और वो आगे चल के एक बहुत ही अच्छे उपासक, बुद्धिज्म के उपासक और एडोरर बोलते हैं, जैसे एडोरर बोलते हैं, वो बनते हैं। वो कभी बौद्ध भिक्खु नहीं बनते और ना ही राजपाट छोड़ते हैं, ठीक है। ये ये गलत है कि उन्होंने राजपाट छोड़ दिया था और बौद्ध भिक्खु बन गए थे, इससे राज जो है कमजोर हो गया था। नहीं, ऐसा नहीं है। वो बुद्धिज्म को उन्होंने पढ़ा, जाना, समझा, और बुद्धिज्म की जो धम्म नीति है उसको उन्होंने अपनाया। राजपाट के लिए उन्होंने तलवार छोड़ी और बहुत कुछ बदला। जितना राज वो तलवार से नहीं ले पाते, उतना राज उन्होंने धम्म नीति से लिया। उसको अभी हम जानेंगे कैसे। तो ये समझ में आ गया, दिग्विजय से धम्म विजय की ओर वो बढ़ते हैं। पहले दिग्विजय की नीति अपनाते हैं, जिसमें युद्ध वगैरह होते हैं। फिर वो ये छोड़ देते हैं दिग्विजय की नीति, वो धम्म विजय विजय की नीति अपना लेते हैं। अशोका की धम्म नीति को यदि हम नजर डालें तो शुरुआत में अशोका फॉलोड ब्राह्मण रिलीजन, जो हिंदुइज्म बोला जाता है ब्राह्मण रिलीजन, ये बुक में लिखा हुआ है। तो ये शुरुआत में ब्राह्मण रिलीजन को फॉलो करते थे, ठीक है। और बाद में वो कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं बुद्धिज्म में। वो टोटली बुद्धिज्म को अपना लेते हैं। बुद्धिज्म अपनाने का एक बहुत बड़ा ये भी रीजन था कि उस काल में बुद्धिज्म जो गौतम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं थी वो बहुत फेमस हो रही थी, और केवल भारत में नहीं, विश्व में भी लोग अपना रहे थे, आस पड़ोस के देश अपना रहे थे, लोग समझ रहे थे। क्योंकि बोला जाता है कि देखो, इस्लाम देखो, जब भी हमने देखा इतिहास में इस्लाम किसके दम पर बढ़ता है, युद्ध किया, ठीक है, युद्ध की नीति से इस्लाम बढ़ता है, ठीक है। इस्लाम किसकी नीति से बढ़ता है? युद्ध की नीति से, तलवार के दम पर, ठीक है। और आपका अंग्रेज जो आते हैं वो व्यापार की नीति से आते हैं, फिर वो यहाँ पे वायलेंस करते हैं और लोगों को गुलाम बनाते हैं। परंतु धम्म की नीति में इस प्रकार का कुछ नहीं होता, उसमें नॉन वायलेंस होता है, लोगों को प्यार होता है। अभी हम पढ़ने वाले हैं धम्म नीति होती क्या है, जिसके माध्यम से आज भी भारत का जो सम्मान है वो धम्म नीति को देखते हुए भारत का सम्मान है। क्योंकि ऐसे ही नहीं, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, तथागत गौतम बुद्ध, शाक्यमुनि गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता, ठीक है। लाइट ऑफ एशिया क्यों कहा जाता है?
लाइट ऑफ एशिया क्यों कहा जाता है सिद्धार्थ शाक्य मुनि को, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध? क्योंकि उनकी जो नीतियां थी, उनकी शिक्षाओं के बल पे लोग उनको स्वतः ही एक्सेप्ट करते थे। और ही रिमेन्ड सिंपल एडोरर, यानी कि एक अच्छे उपासक के रूप में वो जिंदगी गुजारते हैं। वो कभी भी बौद्ध भिक्खु नहीं बनते। हाँ, पर एक बात जरूर है, सम्राट अशोक की बात हो रही है, वो बुद्धिस्ट संघ में जरूर जाते हैं। ही इंटर्ड बुद्धिस्ट संघ। बुद्धिस्ट संघ क्या होता है कि बुद्धिस्ट संघ में बौद्ध भिक्षुओं का संघ होता है। संघ यानी कि एक संगठन, जिसके माध्यम से वो लोगों को शिक्षाएं देते हैं, जाते हैं, उपदेश देते हैं, और बहुत बड़े पैमाने पे चेंज लाया जाता है। ठीक है, नॉन वायलेंस की पॉलिसी को वो लोगों तक बताते हैं। ठीक है, पंचशील के सिद्धांतों को लोगों तक, घर घर तक पहुंचाते हैं। ये उस टाइम के काल की बात हो रही है। ठीक है, तो ये बौद्ध संघ में वो जरूर जाते हैं और कुछ समय बिताते हैं। ये बिकेम बौद्ध गटिक, भिक्षु गटिक। और कुछ समय तक वो बौद्ध विहार में रहते हैं। बौद्ध विहार क्यों बनाए जाते थे? बौद्ध भिक्षुओं के लिए, रहने के लिए, शेल्टर के लिए, रहने के लिए। क्योंकि आप दिन भर चल सकते हो, उपदेश दोगे, तो उसके बाद रहोगे ना कहीं तो रहोगे ही, है ना। आप जंगलों में तो नहीं रह सकते। बौद्ध भिक्षु लोग, सभी लोग परेशान हो जाएंगे। तो उनके लिए बिहार बनाए जाते थे। आज भी बौद्ध बिहार बनाए जाते हैं भारतवर्ष में। आज भी आप कई जगह देखेंगे। और जैसे आगरा में देखा था हमने। आप मध्य प्रदेश में बहुत सारे बौद्ध बिहार बने हुए हैं। यूपी के अंदर सबसे ज्यादा बौद्ध बिहार बने हुए हैं। ठीक है, बिहार में बने हुए हैं बौद्ध बिहार। आज भी बौद्ध बिहार बने हुए हैं, है ना। और ये किस रूप में उन्होंने जिंदगी गुजारते हैं, कुछ समय रहते हैं बौद्ध भिक्षु गटिक। ठीक है, ही नेवर बिकेम बुद्धिस्ट मॉन्क। ये कभी भी बुद्धिस्ट मॉन्क नहीं बनते हैं, बौद्ध भिक्षु नहीं बनते। रेदर ही एक बहुत अच्छे उपासक के रूप में रहते हैं ये। ठीक है, उपासक यानी कि उनकी पॉलिसीज, यानी कि बुद्धिज्म की पॉलिसीज को फॉलो किया जाता है। यदि हम बौद्ध धम्म नीति देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ धम्म नीति, ये किस में, ये हमको पता कैसे चलता है कि सम्राट अशोक की कोई धम्म नीति थी? ये सेकंड एंड सेवंथ पिलर में, पिलर के अध्यादेश यानी कि एडिक्ट से पता चलता है कि सम्राट अशोक की एक धम्म नीति भी रही है। ठीक है, और इसके क्या अच्छे पॉइंट्स हैं, क्या इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है? नो किलिंग, नो किलिंग ऑफ ह्यूमंस। उस टाइम पे लोगों को मार दिया जाता था। भाई युद्ध नीति से तो मारेंगे ना, तभी तो राजपाट लिया जा सकता है। तो नो किलिंग ऑफ ह्यूमंस, यानी कि जो मनुष्य को प्राथमिकता दी जाती है। और नॉट इवन मनुष्य, इवन जानवरों को भी प्राथमिकता दी जाती है। अभी हम डिस्कस करेंगे। नो डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, और किसी को भी प्रॉपर्टी का जो है हनन यानी प्रॉपर्टी को नष्ट करने का अधिकार इसलिए भी नहीं था क्योंकि आप खुद ही सोच के देखिए, कोई भी प्रॉपर्टी है, सपोज मान लीजिए मिट्टी भी पड़ी हुई है। ठीक है, मिट्टी नेचुरल है। ठीक है, पानी भी नेचुरल है, मिट्टी नेचुरल है, पानी भी नेचुरल है। ठीक है, जो मटके, घड़े और गिलास, डबूरे बनाते हैं, जो कारीगर लोग बनाते हैं, वो उसमें अपना लेबर डालते हैं। डालते हैं कि नहीं डालते, बताइए आप। तो वो उसकी, भाई लोग कहें कि मिट्टी भी पड़ी है तो उसका प्रॉपर्टी नहीं है, पानी भी पड़ा हुआ है, नेचुरली बह रहा है, वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। बट मिट्टी में पानी मिला करके, उसमें लेबर अपना डाल करके, और क्या चीज तैयार होती है? प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज तैयार होती है। तो प्रॉपर्टीज को नष्ट करने का किसी को अधिकार नहीं है। समझ में आ गया? तो नो डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। भाई आज भी हम बोलते हैं ना कि पब्लिक संपत्ति, देश की संपत्ति, यानी पब्लिक संपत्ति को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। एक ऑफेंस माना जाता है, एक अपराध माना जाता है। टू सर्व एंड रिस्पेक्ट पेरेंट्स एंड एडल्ट्स, यानी कि ये लोगों को सिखाया जाता है कि अपने बड़ों का, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का सम्मान करें। टू रिस्पेक्ट द मेंटर्स एंड टीचर्स, गुरुओं का सम्मान करना, ये धम्म नीति में आता था। तो ये धम्म नीति शिलालेखों पे, एडेक्स पे, पत्थरों पे लिखवाई जाती थी स्पेशली, क्योंकि ताकि लोगों को पता चले शिक्षाओं के माध्यम से। गुड बिहेवियर विद स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, यानी कि जो जिन्हें हम बोलते हैं, जो हमारे घरों में काम करते हैं,
जिनको हम एक तरह से नौकर बोलते हैं, सर्वेंट्स यानी कि सहयोगी होते हैं, और स्लेव्स यानी कि उस टाइम पे स्लेव की कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल था, बट उनके साथ अच्छा व्यवहार करने का बोला गया, क्योंकि स्लेव का कॉन्सेप्ट और सर्वेंट का कॉन्सेप्ट तो हमेशा रहा। स्लेव का कॉन्सेप्ट पुराने काल से डेवलप होके आ रहा था, तो उस टाइम पे अचानक तो नहीं मिटा, वो हमेशा रहा। पर उनके साथ में गुड बिहेवियर का जो कॉन्सेप्ट है वो उसको इम्प्लीमेंट किया गया। स्लेव के साथ में, सर्वेंट के साथ में गुड बिहेवियर किया जाना चाहिए, उनके साथ में एक अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। टू स्पेंड लेस, और कम खर्चा हो, उच्च जीवन, ठीक है, सादा जीवन उच्च विचार वाला कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। कम खर्च करो अपने जीवन काल में, और सेव करो, प्रिजर्व करो। और प्रिजर्व में भी ऐसा नहीं है कि आपको दनादन पूरा मतलब सेव कर लेना है, प्रिजर्व कर लेना है, फिर उसको ब्लैक में बेचना है, ब्लैक मार्केटिंग करना है, वो भी बैन था। तो ये धम्म नीति तो ये होती है, ठीक है, यही धम्म नीति थी, और यही धम्म नीति विश्व के लोगों ने भी अपनाई। जहां जहां पर बौद्ध धम्म गया, वहां वहां पर सभी धम्म नीति को अपनाया गया। ये कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री, पुत्र महेंद्र, महेंद्र बाहुबली नहीं, महेंद्र, ठीक है, सम्राट अशोक ने पुत्र महेंद्र एंड पुत्री संघमित्रा, संघमित्रा को, ये दोनों लोग बौद्ध भिक्खु बनते हैं। भिक्खु और भिक्खुनी, मुझे नहीं पता कि भिक्खुनी महिलाओं को क्या बोलते हैं, बट यस, पुरुषों को तो पता है कि बौद्ध भिक्खु बोला जाता है। भिक्षु नहीं होता, भिक्खु बोला जाता है, भिक्खु, ठीक है। तो ये बनते हैं और श्रीलंका जाते हैं, ठीक है, आज का जो श्रीलंका है, श्रीलंका जाते हैं, वहां पे बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करते हैं, और सभी लोग दिल खोल करके वहां के राजा, क्योंकि बुद्ध धम्म को, बुद्ध धर्म को बोला जाता है कि ये राजाओं का धर्म था, यानी कि आम जनता का तो था ही था, बड़े बड़े राजा इसको एक्सेप्ट करते थे, ये बोला जाता है। और ये हुआ भी, हमने देखा बड़े बड़े देशों ने इसको डायरेक्टली, वहां के राजा ने एक्सेप्ट किया, वहां के राजाओं ने। आज भी सम्राट अशोक की बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे प्रॉपर्टी, बहुत सारे मतलब उनकी याद में आज भी श्रीलंका में बहुत कुछ बना हुआ है। आप जाएं तो आप देख सकते हैं कि अपने देश का इतना बड़ा सम्राट, सम्राटों का सम्राट, एक्चुअली सम्राट तो बहुत हुए, बट अशोक सम्राट जैसा नहीं हुआ। ये इनको यदि हम बोले कि सम्राटों का सम्राट अशोक को बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने बुद्धिज्म को, अपने भारत का जो धर्म था, भारत की जो संस्कृति थी, भारत की जो सभ्यता थी, सम्यक सभ्यता बोला जाता है, उसको विश्व में फैलाने का काम किया, और लोगों को विश्व का दिल जीता। आज भी हम देखेंगे हमारे बुद्धिस्ट कंट्री जितनी भी है, उनसे बहुत अच्छे संबंध है, और बहुत सारी बुद्धिस्ट कंट्री ऐसी हैं कि जहाँ पे भारत के लोगों के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं है। तो उसका कारण क्या है? हमारा हिस्टोरिकल अटैचमेंट रहा है, वो हमारा बहुत तहे दिल से सम्मान करते हैं, ठीक है, वो हमारा बहुत तहे दिल से सम्मान करते हैं। हमको भारत को एक उसी नजरों से देखते हैं कि उनकी एक मतलब बहुत ही ज्यादा सम्मान है। जिस प्रकार से मुस्लिम लोग होते हैं, मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना वो प्लेस है, वहां पे हर कोई जाना चाहता है, ठीक है। हिंदुओं में हर कोई जो 12 शिवलिंग है वहां पे जाना चाहता है जीवन काल में, जो यात्राएं करना चाहता है, बद्रीनाथ, ठीक है, और आपके जो बद्रीनाथ है, जो कई कई जगह लोग जाना चाहते हैं। ऐसी जितने भी बुद्धिस्ट कंट्री हैं, करीबन 50 से ज्यादा बुद्धिस्ट देश हैं, वो भारत में आना चाहते हैं। भारत को और भारत के लोगों को बहुत, भारत के लोगों के प्रति बहुत सम्मान है। वो भारत, वो उनका एक सपना होता है कि हम एक न एक दिन जीवन में भारत जरूर जाएं और बुद्ध की धरती पर जाएं। उस टाइम पे बोला जाता था भारत को बुद्ध की धरती बोला जाता था। इतिहास में मेंशन्ड है, जैन धर्मों में, जैन धर्मों के उसमें जितने भी जो 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 राइटिंग्स हैं, जो राइटिंग्स बोलते हैं, लेखन मतलब लिखे हुए, उसमें भारत को बुद्ध की धरती बोला जाता था। आज भी हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी, श्री नरेंद्र मोदी जी या राष्ट्रपति जी, जब भी कभी भारत से बाहर जाते हैं तो भारत को एक इस प्रकार से संबोधित करते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। तो ये हमारे भारतवासियों के लिए एक बहुत ही सम्मान का विषय है कि हमारे भारत को किस प्रकार से सम्मान से देखा जाता है।
और उसका एक बहुत ही बड़े कारण हमारे सम्राटों के सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान रहे। ठीक है, तो ये थी हमारी धम्म नीति। 13 पिलर पे क्या लिखा हुआ है? धम्म विजय की नीति को बहुत ही ग्रेट माना गया है, बहुत ही महान बताया गया है, महान माना गया है। अशोका वाज द फर्स्ट रूलर इन द वर्ल्ड हिस्ट्री कैरिड आउट दिस पॉलिसी, यानी कि धम्म नीति को अपनाने वाले पहले सम्राटों के सम्राट अशोक पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने बिना वायलेंस के इतने सारे देशों में धम्म को फैलाया, बुद्धिज्म को फैलाया। और मतलब ये भारत के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। टू प्रोपोगेट धम्म, अशोक अपॉइंटेड न्यू कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि सम्राट अशोक ने धम्म की नीतियों को प्रसार के लिए, इसके प्रसार के लिए अलग कैटेगरी के मिनिस्टर्स अपॉइंट किए। धम्म महात्मा बोला जाता था, धम्म महामात्रा, धम्म महामात्रा, ठीक है, महामात्रा, धम्म महामात्रा, ये अलग प्रकार के मिनिस्टर हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, जिनका काम केवल और केवल धम्म को फैलाने का, अच्छी बातों को लोगों तक पहुंचाने का, जगह जगह तक पहुंचाने का, ठीक है, ये पहुंचाने का काम उनका हुआ करता था, प्रचार का काम उनका हुआ करता। फिफ्थ रॉक पिलर, फिफ्थ मेजर रॉक एडिक्ट अशोका मेंशन्ड अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ रॉयल ऑफिशियल्स अपार्ट फ्रॉम मिनिस्टर्स, यानी कि 13, उसके बाद 13 साल का उनका जो कार्यकाल रहा है, अलग से पहले 8 साल का रहा, फिर 13 साल का देश पे। तो दे विशाइड महामात्रास, अदर ऑफिशियल का नाम क्या था? युक्ता, ठीक है, राजुका, ठीक है, प्रदेशिका, ईटीसी, यानी कि उनके मिनिस्टर पहले अलग बनाए जाते थे और अलग से ऑफिशियल, जैसे आज डीएम, एसडीएम, एडीएम होते हैं ना, उसी प्रकार से ये बनाए जाते होंगे। टू वर गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोपेगेट, जो धम्म के जो प्रिंसिपल थे, धम्म के जो सिद्धांत थे, उनको फैलाने का ये काम करते थे। अशोका इज ऑलवेज रिमेम्बर्ड अमंग द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, अशोका को हमेशा याद किया जाता है कि वो एक महान राजा थे, महान महाराजा थे, सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, ठीक है। Varna system, we talked about previous lecture Varna system क्या होता है, ठीक है। Varna system is not a very tough concept, we know कि ब्राह्मण, ठीक है, क्षत्रिय, ठीक है, वैश्य, ठीक है, शूद्र, ये हुआ करते थे। ये 4 कैटेगरी में सोसाइटी को बांटा गया था और ये बटा हुआ था कि ये कब से हम देख रहे हैं, ये वैदिक काल से, जो पोस्ट वैदिक काल था वहां से ये डेवलप होना शुरू हुआ और सम्राट अशोक के टाइम पर कंप्लीटली डेवलप्ड हो चुका था, यानी कि मौर्यास के काल में भी था ये। वैदिक पोस्ट वैदिक काल से ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मतलब रिजिड तरीके से ये डेवलप हो चुका होता है और सम्राट अशोक यानी मौर्य काल में भी आते आते ये फुली डेवलप हो चुका है, अपनी पीक पर होता है। There are 4 varnas: Brahmin, Kshatriya, Vaishya, Shudras. Their work decided according to their varna, यानी कि जिस वर्ण में उन्होंने जन्म लिया उसी वर्ण में उनको काम करना है। इस प्रकार से ये वर्ण सिस्टम हुआ करता था। अपार्ट फ्रॉम वर्ण सिस्टम, कौटिल्य इन हिज अर्थशास्त्र, यानी कि कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में, जो उनकी बुक है, जो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी से रिलेटेड बुक नहीं है, इंडिया की पॉलिटी से रिलेटेड बुक है, उसमें ये वर्ण के संस्कारों को भी मतलब डिस्कस किया गया। निषाद, मगध, शुत, वैज, चंडाल, इस प्रकार से कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया है और इनको कौटिल्य ने शूद्र माना है। वर्ण संस्कार हुआ करते थे, संस्कार, ठीक है, निषाद, मगध, सुत, वैज, चंडाल, ईटीसी, कौटिल्य ने उनको शूद्र माना है। सती सिस्टम कौटिल्य के टाइम में तो कौटिल्य के द्वारा नहीं बताया गया, कौटिल्य है नॉट
given any information about Sati system. Parantu Strabo mentioned the Sati system was prevalent among the Kath tribes of Punjab. पंजाब में कुछ कुछ जगह देखा गया, पंजाब में देखा गया कि सती प्रथा थी, पर कौटिल्य के टाइम पे इस प्रकार से कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इंटरटेनमेंट के लिए सेवरल वेज, इंटरटेनमेंट के लिए जैसे हंटिंग, एक्टिंग, म्यूजिक, मैजिक, ठीक है, म्यूजिक नहीं मैजिक। हंटिंग यानी कि शिकार करना, ठीक है। एक्टिंग यानी कि एक्टिंग तो आप समझते ही हैं, और सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, जो राजकुमार रॉय, ठीक है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये ग्रेट एक्टर हैं, ये बहुत ही नेचुरल। पंकज त्रिपाठी है ना, पंकज त्रिपाठी, और एक और है बिहार से, क्या नाम है उनका, पंकज त्रिपाठी के गुरु माने जाते हैं, वो अपने आप को बोलते हैं कि ये मेरे गुरु हैं, उनकी चप्पल भी मतलब एक होटल से, क्या नाम है उनका, अरे बहुत ही अच्छे एक्टर हैं वो, नाम कैसे भूल सकता हूँ। मनोज वाजपेयी, ये राइट, मनोज वाजपेयी, ठीक है। तो ये लोग बहुत ही अच्छे मतलब एक्टर हैं, बहुत ही नेचुरल वे में ये एक्टिंग करते हैं, है ना। पंकज त्रिपाठी, देख लो सर को, उनको कितनी बढ़िया एक्टिंग करते हैं। मिर्जापुर उनकी थी सीरीज, है ना, और गैंग ऑफ वसेपुर। तो ये एक्टिंग इस प्रकार से, आज की जो एक्टिंग है उस प्रकार से तो इतनी नहीं रही होगी एडवांस, पर उस टाइम पे कुछ कुछ गाँव में कुछ खेल दिखाना, एक्टिंग करना, कुछ कुछ रहा होगा। मैजिक यानी कि जादू वगैरह दिखाना। मैजिक हमेशा देखो, मैजिक और चमत्कार में बहुत डिफरेंस है। चमत्कार एक्चुअली होता नहीं है, मैजिक हमेशा एक हाथ की कला होती है, जो यदि आप उसको होते हुए देख लोगे कि एक्चुअली कैसे हो रहा है, तो आपको बहुत हंसी आएगी। आप बोलेंगे कितना मूर्ख है जो जिसको दिख नहीं रहा है ये कैसे कर रहा है, और जिसको नहीं दिख रहा होता कैसे हो रहा है, तो उसको लगेगा कि यार ये मैजिक है क्या, और ये किया कैसे, है ना। तो मैजिक वगैरह हुआ करता था, हाथ की सफाई। ड्रामा वगैरह हुआ करता था, पेंटिंग पेंटिंग लोग करते थे। सिटीजन्स यूज एंटरटेनमेंट देमसेल्फ। बिहार, जो बिहार बने होते थे, बौद्ध बिहार, जैन बिहार, वहाँ पे लोग जाया करते थे। समाज प्रवाहना, प्रवाहना, समाज प्रवाहना यानी कि प्रवाहना का मतलब क्या होता है, देखो सोशल फंक्शन हुआ करता था जिसमें गैदरिंग हुआ करती थी, लोग आते थे, कुछ करते होंगे, है ना। मौर्यन काल के जो आर्ट है, आर्किटेक्चर पे यदि हम नजर डालें, तो मॉडर्न आर्ट, कोर्ट आर्ट, कोर्ट आर्ट का मतलब मॉडर्न बिल्डिंग्स, है ना, मॉडर्न बिल्डिंग्स। मॉडर्न काल के जो आर्ट है, आर्किटेक्चर, मॉडर्न, हम्म, मॉडर्न आर्ट, कोर्ट, कोर्ट आर्ट, ठीक है। तो रॉयल बिल्डिंग्स बनी थी उस टाइम पे। ग्रीक हिस्टोरियन मेगास्थनीज, मेगास्थनीज कौन थे, मेगास्थनीज कौन थे जिनने इंडिका बुक लिखी, इंडिका, ठीक है। ये सेल्यूकस निकेटर के दूत थे, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। तो सेल्यूकस निकेटर को ये डर था कि कहीं चंद्रगुप्त मौर्य मेरी बेटी को मार ना दे, रास्ते से हटा ना दे, ठीक है। तो उसके लिए, उनकी देखभाल के लिए उन्होंने एक दूत को भेजा, कहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। उस दूत का नाम था मेगास्थनीज। अब जब वो दूत वहां रहे, लंबे समय तक रहे, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी, लोगों का जीवन देखा, बिल्डिंग्स देखी, रॉक्स देखी, बहुत सारी चीजें देखी। उसके आधार पे उन्होंने एक बुक भी लिखी, ताकि लोगों को आगे का पीछे का इतिहास पता चले, आगे आने वाली पीढ़ियों को। उसका नाम था इंडिका, बुक का नाम था, क्या था, इंडिका, ठीक है। इंडिका, टेंडिका नहीं होना, इंडिका ना, इंडिका। तो इंडिका बुक का नाम था, ठीक है। तो ही डिस्क्राइब्ड, मेगास्थनीज डिस्क्राइब्ड द पैलेसेस ऑफ मॉडर्न एम्पायर।
एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड। यानी कि मेगास्थनीज ने बताया कि मॉडर्न काल में इतने बेहतरीन और शानदार पैलेसेस यानी कि महल और बहुत बड़े बड़े किले महल बने जाते थे। किला छोटा होता है, महल बड़ा होता है, ठीक है। आज भी सिंधिया का महल यदि ग्वालियर में आप देखेंगे बहुत बड़ा है, बहुत उसकी वैल्यू है, ठीक है, बहुत बड़ा है। पर उस टाइम पे और किले इतने बड़े नहीं होते थे। किले होते हैं बट महल ज्यादा बड़े होते हैं, महल सुंदर भी लगते हैं, ठीक है। तो पैलेसेस को डिस्क्राइब किया कि बहुत ही ग्रेटेस्ट क्रिएशन है, यानी कि लोगों ने इस जो महलों को बनाया है वो आज तक पृथ्वी पे ऐसा बना ही नहीं है। इस प्रकार से बहुत तारीफ की महलों की। और चाइनीज ट्रेवलर यानी कि फायान जब भारत दर्शन करने आते हैं तो मॉडर्न पैलेसेस को गॉड गिफ्टेड बताते हैं। यानी कि वो फायान जब भारत भ्रमण पर आते हैं, भारत दर्शन करने आते हैं, तो उनके मॉडर्न के जो पैलेसेस थे, महल थे, मौर्य साम्राज्य के महल थे, सम्राट अशोक का महल था, उसको गॉड गिफ्ट बताते हैं। यानी कि ये भगवान की देन है, गॉड गिफ्टेड, भगवान के द्वारा बनाए हुए, मानव के द्वारा नहीं, भगवान के द्वारा। इतने सुंदर, इतने हसीन, इतने बेहतरीन हुआ करते थे। मोन्यूमेंट्स बिल्ड बाय गॉड नॉट बाय ह्यूमंस। और जो भी मोन्यूमेंट्स बने, बहुत सारे मोन्यूमेंट्स बने, वो भगवान ने बनाए हों, ना कि इंसान ने बनाए हों। इस प्रकार से उसने ये डिस्क्राइब किया है, ये वर्णन किया है अपने यात्रा, भारत की यात्रा में जब बताई गई, वो अपने लौटे होंगे तब ये बताया, और ये विश्व के इतिहास में दर्ज है, मेंशन्ड है, आज भी मेंशन्ड है, ठीक है। अबाउट पाटलिपुत्रा के बारे में मेगास्थनीज ने क्या कहा? ही हैड 64 एंट्रेंसेस और 570 टाउन्स। यानी कि पाटलिपुत्र जो पूरा आज का जो पटना है, आज का पटना जिला मुझे एक्चुअली बिहार बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। मेरे जब मैं दिल्ली रहता था तो मेरे बहुत ही अच्छे मित्र और मेरे रूम पार्टनर जो वो बिहार से थे, और बहुत वो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें मुझे बना बना के खिलाते थे। बिहार का लिट्टी चोखा, ठीक है, बिहार का लिट्टी चोखा बहुत फेमस है, लोग बहुत खाते हैं, दिल्ली में लोग बहुत खाते हैं बिहार का लिट्टी चोखा। उनके फेस्टिवल्स यानी कि जो छठ पूजा होती है वो फेस्टिवल के बारे में बताया करते थे। और मतलब छठ पूजा में क्या होता है कि सूर्य देव की और नदी की पूजा होती है, महिलाएं व्रत रखती हैं, बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं, पर मेन उनका जो पूजा का सोर्स है वो सूरज देव, सूर्य भगवान, और उनका जो मेन पूजा का सोर्स नदी, यानी कि प्रकृति की वो पूजा करते हैं, ठीक है, प्रकृति की पूजा करते हैं। तो पटना की हम बात कर रहे थे, पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था, और पाटलिपुत्र में 64 एंट्रेंसेस थे। यानी कि पटना में घुसना हो, पाटलिपुत्र में घुसना हो, और पाटलिपुत्र एक आज का पटना नहीं है, बहुत सारे अन्य जिलों को भी कवर करता था, आज तो अलग हुआ है। ठीक है, और 570 टाउन्स थे। यानी कि जो अर्बन सिटीज जो बोल सकते हैं, ना तो प्रॉपर गांव होते ना प्रॉपर सिटीज होती, अर्बन टाउन्स होते हैं। तो टाउन्स 570 टाउन्स थे और 64 एंट्रेंसेस थे। यानी कि प्रवेश द्वार 64 हुआ करते थे, और सभी पे सेना एकदम बेहतरीन तरीके से तैनात, एकदम AK-47 AK-56 के साथ में, एकदम तैनाती के साथ में मुस्तैद रहती थी। कितने? 64 एंट्रेंसेस और 570 टाउन्स। यदि हम मॉडर्न काल के पिलर की बात करें तो पिलर बहुत ही शानदार बेहतरीन सिंबलाइज करते थे एक्सेस ऑफ द वर्ल्ड, और जो सेपरेटेड हेवन एंड अर्थ। यानी कि जो पिलर थे वो सेपरेट करते थे किसको? एक स्वर्ग को बोला जाता है, अर्थ, इन सबको सेपरेट करते थे। वो एक्सेस ऑफ द वर्ल्ड बताया, सिंबलाइज था, यानी कि वो जहाँ गाड़े जाते थे वो एक्सेस ऑफ द वर्ल्ड, छोर माना जाता था। अशोका मेनली यूज दिस पिलर फॉर प्रोपोगेशन ऑफ धम्म। यानी कि धम्म के प्रचार प्रसार के लिए ये पिलर गाड़े जाते थे, पिलर बना के वहां लगाए जाते थे। और दूसरा ये माना जाता था कि जहाँ यहाँ पिलर लगाए गए, भारत में बहुत सारी जगह अशोकन पिलर मिले हैं,
और अफगानिस्तान में भी मिले हैं, और जितना भी अखंड भारत था वहां सभी जगह पिलर गाड़े गए, पिलर लगाए गए, और वो विजय का प्रतीक हुआ करता था। विजय यानी कि उस जगह पे विजय प्राप्त कर ली हो और उस जगह पे धर्म का प्रचार प्रसार चल रहा हो। ठीक है, तो दो तरीके से वो उसको सिंबलाइज किया जाता था, दो उनका कारण हुआ करता था। जो पिलर बनाने का, पिलर गाड़ने का, पिलर लगाने का, एक तो धम्म का प्रचार प्रसार हो, बुद्ध के उपदेशों का प्रचार प्रसार हो, और दूसरा विजय, विजय का प्रतीक माना जाता था। अशोका का जो फर्स्ट पिलर है वो वैशाली में पाया जाता है। अशोका का जो फर्स्ट पिलर है वो वैशाली में मिलता है। कोलुहा पिलर, कोलुहा पिलर, कोलुहा पिलर, ठीक है, कोलुहा पिलर वैशाली में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अशोका का फर्स्ट पिलर कहाँ पाया गया, वैशाली। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर सारनाथ पिलर ऑफ अशोका इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट। यानी कि बहुत ही बेहतरीन आर्ट को दर्शाया गया है, आर्किटेक्चर को दर्शाया गया है। तो केवल सारनाथ का जो पिलर है, अशोका का पिलर, उस पर दर्शाया गया। और सारनाथ का पिलर, जो अशोका का पिलर था, आज भी भारत सरकार उसको सरकार का चिन्ह प्रतीक मान के सरकार चलाती है। अशोका जो जो आपका जो सबसे बड़ा सम्मान, यानी कि जो क्या बोलते हैं, सम्मान भारत सरकार देती है, वो भारत रत्न मतलब इस प्रकार से देती है। तो अशोका मेन रहता है। आर्मी में भी अशोका सम्मान मिलता है, अशोक सम्मान, अशोक चक्र मिलता है। ठीक है, तो आज भी भारत सरकार नोटों पे छापती है, यानी कि सेना सिक्का, सेना सिक्का और ध्वज में ये तीन ऐसे माने जाते हैं कि अशोक भी, अशोक चक्र, ठीक है, अशोक चक्र, अशोक स्तंभ, अशोक पिलर, ठीक है, इनसे आज आज भी भारत सरकार अपनी सरकार चलाती है। इनको लेके, इनको प्रतीक मान के भारत सरकार सरकार चलाती है। ठीक है, सारनाथ का पिलर वी आर गोइंग टू सी, अभी हम देखने वाले हैं। ये बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, बहुत ही फाइन, और इसमें आर्ट बहुत अच्छी देखी गई। मोटिव्स यदि हम देखें पिलर के साथ में किस प्रकार से था, तो एक लोयन पाया जाता है। ठीक है, एक लोयन बैठा हुआ जिसका चेहरा मुस्कुराता हुआ। अच्छा, लोयन को ना मैं आपको इसके पीछे एक बहुत ही शानदार हिस्ट्री है। लोयन क्यों छापे गए अशोक पिलर पे, चारों तरफ लोयन क्यों छापे गए? ठीक है, चारों दिशा में लोयन देखने वाले। लोयन को मतलब गौतम बुद्ध का प्रतीक माना जाता है। लोयन को गौतम बुद्ध का प्रतीक माना जाता है, यानी कि शाक्य का, शाक्य मुनि गौतम बुद्ध को बोला जाता है। ठीक है, और शाक्य का पर्यायवाची लोयन हुआ करता था, लोयन का पर्यायवाची शाक्य हुआ करता था। शाक्य गणराज्य था, ठीक है, कपिल वस्तु के राजा जो गौतम बुद्ध के पिताजी थे, शाक्य गणराज्य के राजा थे। तो शाक्यों को लोयन बोला जाता है। ठीक है, शेर, सिंह, तो चार सिंह। पर गौतम बुद्ध के याद में, गौतम बुद्ध तो नॉन वायलेंस करते थे, यानी कि हिंसा को तो पसंद ही नहीं करते थे। तो जो शेरों को, यानी कि गौतम बुद्ध की तरह स्ट्रॉन्ग और ताकतवर उस राज्य को दर्शाने के लिए वो प्रतीक यूज किए गए। ठीक है, शेरों को, पर वो शेरों का जो चेहरा है वो मुस्कुराता हुआ दिखाया गया। शेरों का चेहरा बहुत ही नम्र, विनम्र तरीके से वो चेहरा है शेरों का, वो दर्शाया गया, खूंखार नहीं दर्शाया गया। ठीक है, शेरों का जो चेहरा है वो खूंखार ना दर्शाते हुए बहुत ही विनम्र, बहुत ही नम्र, बहुत ही हंसते हुए, मुस्कुराते हुए शेर दिखाए गए। और ताकत के रूप में एक पूरे राज्य को यदि रिप्रेजेंट करना है तो शेर से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। आप किसी अन्य जानवर को देश का, एक राष्ट्र का, एक राज्य का, एक पूरे विश्व, अखंड भारत का यदि प्रतीक बनाएंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रतीक होना चाहिए, ताकि अन्य जो देश है वो भी एकदम मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से दर्शाए जा सके उनको। ठीक है, तो एक शेर कहाँ पे मिलते हैं? देखो, जो जो सारनाथ का पिलर है उसमें 4 शेर होते हैं। ठीक है, बट ये अन्य जो पिलर मिले हैं तो उसमें एक शेर है, वो वैशाली में मिला है ना, जो वैशाली में जो पिलर मिला है उसमें एक शेर ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, लौरिया, नंदागढ़ और रामपुर पिलर में एक शेर मिला है। ठीक है, हाथी,
और वो एलिफेंट कैपिटल माना जाता था, जो कि पाया गया है कहाँ पे? संकिशा, शंकिशा, ठीक है, शंकिशा, शंकिशा। बुल यानी कि सांड को भी मतलब मौर्य काल का बहुत ही एक अभिन्न हिस्सा माना गया है, और ये पाया जाता है रामपुरा पिलर पे। बुल, ठीक है। चार शेरों का चार शेरों का प्रतीक को भारत सरकार उसको सील सिक्का मान के सरकार चलाती है। तो ये सारनाथ पिलर में माना जाता है। और सांची स्तूप, सांची पिलर जो है मध्य प्रदेश में, जहाँ पे सांची स्तूप बना है गौतम बुद्ध की याद में, गौतम बुद्ध की जो अस्थियां हैं उसमें रखी हुई है अंदर, और उसके ऊपर स्तूप बनाया गया। वहीं पे एक सांची पिलर भी पाया गया, क्योंकि जहाँ जहाँ पे स्तूप बनाया गया आई थिंक वहाँ वहाँ पे पिलर भी बनाया गया। तो ये है सारनाथ का पिलर। देखो, चार दिशाओं में देखता हुआ शेर, और इसका जो चेहरा है बहुत ही विनम्र है, ठीक है। जो चेहरा है बहुत ही विनम्र है, ठीक है, बहुत ही हंसमुख चेहरा है, बहुत ही विनम्रता के साथ में देखते हुए। ये अशोक चक्र है, ये बुल है, सांड, एक तरफ हाथी भी होगा इसको यदि हम घुमा के देखेंगे। ये नीचे कमल है, और ये नीचे का पिलर हुआ था, ठीक है, बहुत बड़ा पिलर था, सिंगल स्टोन पिलर, ठीक है। तो ये था, वो इसमें नहीं मिला, बट वो ये है मतलब। ठीक है, देख लिया आपने। केव्स की यदि बात करें, केव्स की यदि बात करें तो मॉडर्न पीरियड में जो बिगिनिंग ऑफ रॉक कट केव्स का आर्किटेक्चर की शुरुआत देखी गई। यानी कि रॉक कट यानी कि पत्थरों को, पहाड़ों को काट के केव बनाई जाती थी, और आर्किटेक्चर बनाया जाता था पहाड़ों को काट के। कोई ईटा वीटा, कोई अलग से पत्थर नहीं जुड़ाते थे, पहाड़ के पहाड़ काट के केव्स बनाए जाते थे, ठीक है। ये उसकी शुरुआत देखी जाती। बारबर और नागार्जुनी हिल्स पे ये हम पिलर, ये हम केव देख सकते हैं, ठीक है। कंटेन सेवरल केव्स which were built by which were built by अशोका एंड दशरथ। अशोका के जो पुत्र थे दशरथ, उनके द्वारा ये बनाए जाते हैं। बारबर और नागार्जुनी हिल्स, ये आप सर्च करना ये कहाँ पे है, ठीक है। बहुत सारे केव देखे गए। द केव्स आर सिंपल बट हाईली पॉलिश्ड इंटीरियर, यानी कि केव्स बहुत ही, जो गुफाएं हैं बनाई गई हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, पर उनका जो अंदर का इंटीरियर है, अंदर की डिजाइन सजावट है, वो बहुत ही शानदार है। ओनली स्कल्पचर्स, ऑर्नामेंटेशन, या रिलीफ कर्विंग डोर, यानी कि जो द्वार, देखो ये अभी आपको दिखाते हैं, ये देखो आप, जो जो द्वार है, एंट्री गेट है, ये कितनी बढ़िया सजावट की गई है। हाथी हाथी दर्शाए गए हैं, हाथी हाथी दर्शाए गए हैं, ठीक है। ये हाथी, ये मौर्य काल का, ये जो जो स्ट्रक्चर है, ये मौर्य काल का है, ठीक है। इस प्रकार से ये कहाँ पे है? लोमस ऋषि केव, इसका नाम क्या है? लोमस ऋषि केव, ठीक है। ये जो केव्स बनाया गया, ये जो गुफाएं बनाई गई अशोका और दशरथ के द्वारा, ये किसको डेडिकेट कर दी गई, किसको सौंप दी गई, किसको दे दी गई? ये आजीविकास होते हैं। जो आजीविका क्या होते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य ने तो जैन धर्म अपनाया था, उनके पुत्र आजीविका को मानते थे। यानी कि जो बिंदुसार हैं, बिंदुसार, हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, तो बिंदुसार हैं, वो आजीविका को, आजीविका धर्म को मानते हैं। आप सर्च करना आजीविका धर्म क्या होता है। इफ वी टॉक अबाउट, थोड़ा सा एक वो जरूरी मैसेज आया हुआ था, वो देख रहा था। वी टॉक अबाउट स्तूपास। स्तूपा क्या होते थे भाई? स्तूपा देखिए, स्तूपा जो है वो बुरियल्स
माउंट्स हुआ करते हैं। बुरियल्स माउंट यानी कि कोई भी बौद्ध भिक्खु या फिर गौतम बुद्ध की यदि बात करें तो गौतम बुद्ध के महापरिनिर्माण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया, और आठों राजा, क्योंकि आठों राजा अलग अलग जगह ले जाते हैं उनके लिए स्तूप बनवाते हैं, ठीक है। और सम्राट अशोक के टाइम में देखा है इनका विस्तार यानी कि स्तूप के रूप में बनवाया गया, यानी कि आप ये देखेंगे कि इस प्रकार से स्तूप बनवाया जाता है। इसके नीचे अस्थियां होती हैं, ठीक है, बुरियल मॉन्स होते हैं, अस्थियां मतलब अस्थियां होती हैं, इसके ऊपर स्तूप बनवाया जाता है। स्तूप आपने देखा नहीं है क्या? इस प्रकार से देखिए, ये सांची का स्तूप है। ये सांची का स्तूप है, ये एंट्रेंस गेट है, और इसके ये इसमें गौतम बुद्ध शाक्य मुनि गौतम बुद्ध की अस्थियां इसमें रखी हुई हैं अंदर, ठीक है। और इसके चारों तरफ ये रेलिंग्स है, यहाँ पे फिर चक्कर वगैरह भी लगाए जाते होंगे। ये सांची स्तूप है, ठीक है, सांची स्तूप है। ये बहुत विशाल है, ये दिखता भी है। भोपाल जब जाते हैं ना आप, तो रास्ते में आप देखना, आपको आपको रास्ते में मिलेगा ये ऊपर का जो ये हिस्सा, ये दिखता है आपको चमकता हुआ, क्योंकि ऊंचाई पर भी है ना पहाड़ पे। ये बहुत स्तूप हुआ करते हैं, ये सांची का स्तूप है, ठीक है, सांची, सांची। ये भोपाल से केवल 40 किलोमीटर दूर है, ठीक है। आप भोपाल जाएंगे तो रास्ते में मिलेगा ही, ठीक है, बट भोपाल से लौट कर आना पड़ेगा ना, 40 किलोमीटर दूर है। 40 आई थिंक 48, 40 से 48 के बीच में होगा। तो ये जो 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 स्तूप बनाने की जो परंपरा है वो भारत में बहुत ही प्रेवलेंट थी, बहुत ही प्रचलित में थी, और ये वैदिक काल से बनाई आ रही थी, वैदिक काल से बनाए जा रहे थे स्तूप वगैरह। स्तूप कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल ड्रम, मैंने आपको बताया सिलेंड्रिकल ड्रम, ड्रम की तरह वो दिखता है, विथ सर्कुलर ड्रम। देखो, सिलेंड्रिकल ड्रम विथ सर्कुलर, सर्कुलर तो है ही, डोम, ये डोम बोलते हैं, ठीक है, स्तूप डोम, इंग्लिश में डोम बोलते हैं, ठीक है। हर्मिका एंड छत्र ऑन द टॉप, देखो, ये इसके ये अगर इसको हटा दें तो यहाँ पे इस प्रकार से होगा, हर्मिका, हर्मिका ऑन द टॉप एंड छत्र यानी छत्रास ऑन द टॉप, ठीक है। उसके टॉप पर हर्मिका और छत्रास हुआ करते थे, लगाए जाते छतरी की तरह, छतरी, छतरी होती है ना, छतरी। ये सर्कुलर टेरेस मेहदी बोला जाता था, क्लोज्ड बाय रेलिंग एंड सराउंड्स द डोम। ये ये रेलिंग है ना, ये डोम को सराउंड ही तो कर रही है, यानी कि उसको चार तरफ से कवर कर रही है। On which the faithful are to circumambulate the clockwise direction and the gallery। देखो, यहाँ पे जो लोग थे, जो उपासक होते हैं, जो लोग हैं घूमने जाते हैं, जहाँ पे हम पर्यटक बोल सकते हैं जो घूमने जाते हैं, तो अपनी श्रद्धा से यहाँ पे चलते हैं, और क्लॉक वाइज यानी कि घड़ी की दिशा क्या होती है, ये होती है, ठीक है, ऐसे ही तो घड़ी घूमती है। एंटी क्लॉक क्या होता है, ऐसे होता है। इसके चक्कर लगाते हैं। इंटायर स्ट्रक्चर है वो किसके द्वारा कवर किया गया है, लो बॉल, यानी कि जो उसकी बॉल की जो ऊंचाई है, दीवार की जो है वो छोटी है, वो क्या कहलाती है, वेदिका, वेदिका, विच इज पंचुएटेड कार्डिनल पॉइंट्स बाय तोरन्स यानी गेट्स। ये जो देखो, ये है, ये जो है ना, इसकी बात हो रही है, इसकी दीवार है वो बहुत ही लो है, ज्यादा इसकी हाइट ज्यादा नहीं है, बहुत ही लो है, पर ये जो तोरण है इसको हम तोरण बोलते हैं। एंट्री गेटवे है ना, ये एक, ये दो, ऐसे चार हैं, तीन, एक उधर भी होगा, चार है, चार तोरण हैं, ठीक है, गेटवे जिससे एंट्री ली जाती है, प्रवेश द्वार।
सांची स्तूप इन मध्य प्रदेश इज द मोस्ट फेमस ऑफ द अशोकन स्तूपा। यानी कि सांची स्तूप जो है वो अशोक का बहुत ही फेमस स्तूप है। अशोक ने खुद बनवाया था उसको, बुद्ध की याद में खुद बनवाया था उसको, ठीक है। पिपरावा स्तूप इन उत्तर प्रदेश इज द ओल्डेस्ट वन। यानी कि पिपरावा, क्वेश्चन ये दिया है ओल्डेस्ट कौन सा है, पिपरावा स्तूप। और मध्य प्रदेश में सांची स्तूप बनाया अशोक के द्वारा, ठीक है। There are several important स्तूप which were built by Ashoka, for example भारहोत स्तूपा, ठीक है, सांची स्तूपा, राज्य का स्तूपा एट सारनाथ, तक्षशिला में भी बनवाया है, बुद्ध गया में भी बनवाया है, बुद्ध गया स्तूपा, वैरत स्तूप बनवाया है, ठीक है। तो ये बहुत सारे स्तूप सम्राट अशोक के द्वारा बनवाए गए। सम्राट अशोक के राजकाल में, उसके कार्यकाल में इम्पोर्टेंट स्टेज हिस्ट्री ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपा है उसको, मतलब इम्पोर्टेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ स्टेज यानी कि इतिहास स्वर्णिम काल बुद्ध के स्तूप बनवाना है, ठीक है। बुद्ध के स्तूप उन्होंने बहुत सारे बनवाए। कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने, ठीक है, सम्राट अशोक ने 80,000 स्तूप बनवाए। 84,000 स्तूप बनवाए। और घर घर जो आयुर्वेद के जो पेड़ हुआ करते थे, मेडिसिनल जो प्रॉपर्टीज के पेड़ घर घर लगवाए, कुएं खुदवाए, ठीक है, कुआं, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, लोगों को पानी आसानी से मिल सके। पानी की समस्या तो हमेशा से ही रही है। कुएं खुदवाए, ठीक है। बहुत सारे जानवरों के लिए अस्पताल भी बनवाए, जानवरों के लिए अस्पताल बनवाए, इवन जानवरों को भी बहुत प्रेम दिया गया। बिहार बिहार की बात हम कर चुके हैं। बिहार का मतलब होता है, और बिहार शेल्टर फॉर द मॉन्क्स, शेल्टर फॉर द मॉन्क्स। शुरुआत में जब बनवाए गए जो बौद्ध भिक्खु होते थे उनके रुकने के लिए बनवाए गए, वो रुक सकें, उसके बाद फिर आगे प्रस्थान कर सकें उपदेशों के लिए। और ये बिहार कब क्यों बनवाए गए, क्योंकि जब रेनिंग काल हुआ करता था, रेनी सीजन यानी कि बरसात का समय होता था, तब ये लोग रुक सके, जिसे बरसाटन बोलते हैं, बरसा, आई थिंक बरसाटन, बरसावास बोलते हैं, हाँ बरसावास बोलते हैं। जो बिहार इन इंडिया वर ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड टू शेल्टर द मॉन्क्स ड्यूरिंग रेनी सीजन। यानी कि जब रेन समझो बरसात का मौसम होता है उस टाइम पे जो बौद्ध भिक्खु होते हैं, जब उनका संघ निकलता था भारत भ्रमण पे अन्य जगह उपदेश देने के लिए, तो रेनी टाइम में बहुत सारी वर्षा हुआ करती थी। उस टाइम पे बहुत ही लगातार वर्षा होती थी, तो वो लोग निकल नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे, तो उनके रुकने के लिए बौद्ध विहार बनाए गए। और बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि भैया रेनी सीजन में कैसे चला जाए, कैसे कहाँ रुका जाए, ठीक है, बहुत सारा कठिनाइयां होती हैं। पाटलिपुत्र अशोका बिल्ड अशोकाराम बिहार, अशोकाराम बिहार, अशोकराम बिहार, ठीक है। और कक्कूतारा, ककूतरा बिहार, ठीक है। फोक आर्ट देखा जाए, फोक आर्ट का मतलब होता है कि स्टोन स्कल्पचर यानी कि पत्थर की मूर्तियां वगैरह देखी गई, यक्ष की मूर्ति देखी गई, यक्षिनी, यक्षी, ठीक है। सेवरल लार्ज स्टोन स्कल्पचर्स हैव बीन फाउंड, बहुत सारी बड़ी बड़ी मूर्तियां पाई गई हैं, पत्थरों की मूर्तियां बहुत सारे अराउंड पटना में पाई गई, मथुरा में पाई गई, मध्य प्रदेश में अदर स्थानों पर भी पाई गई। मैनी ऑफ देम रिप्रेजेंट यक्ष और यक्षी, ठीक है, यक्ष और यक्षी। आपने देखा हो इस प्रकार से, आपने अब देखना है, सर्च करना है इसको, यक्ष और यक्षी की मूर्ति, ठीक है। टेराकोटा दे फ्लरिश्ड विद द एक्सपेंशन ऑफ अर्बन सेंटर्स। यानी टेराकोटा जो कला होती थी वो फ्लरिश्ड कहाँ हुई, अर्बन सेंटर, यानी कि लोग सजावट के लिए रखते थे। जैसे जैसे अर्बन सेंटर्स बढ़ते गए विस्तार होता गया, वैसे वैसे टेराकोटा भी फेमस होता गया।
मेल और फीमेल की जो मूर्ति है फिगराइन, और एनिमल की मूर्ति कार्ड्स वगैरह, इसे टेराकोटा बोलते हैं। टेराकोटा पोट्री ऑफ द मॉडर्न पीरियड इज जनरली रेफर्ड एज नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। जो मॉडर्न काल की जो पोट्री है, जो पॉट है, पोट्री लोग सजावट के लिए कुछ सामान रखने के लिए बनाते थे, ठीक है। तो ये पोट्री है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड, यानी कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड यानी काली कुछ पुती होती होगी, तो इस प्रकार से वो फेमस थी। कौशाम्बी और पाटलिपुत्र वाज द सेंटर ऑफ NBPW पोट्री, यानी कौशाम्बी में बनती थी, पाटलिपुत्र में बनती थी। मॉडर्न काल की यदि इकोनॉमी पे फोकस करेंगे तो ये आई थिंक आज तो ये कवर नहीं हो पाएगा, बट हम थोड़ा सा ब्रीफ देखते हैं। मॉडर्न काल का जो रेवेन्यू सिस्टम था और टैक्सेशन था, द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द स्टेट वाज लैंड रेवेन्यू, यानी कि जो जमीन से जो रेवेन्यू आता था, लैंड रेवेन्यू प्राइमरी सोर्स था मॉडर्न काल का। द रॉयल शेयर ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ सॉइल इज नोन एज भाग, यानी कि भाग का मतलब क्या है, जो रॉयल शेयर यानी कि सरकार को जाता था। जैसे आपने मान लो कोई खेती की, गेहूं की खेती की, तो उसका कुछ हिस्सा, कुछ भाग सरकार को जाएगा टैक्स के रूप में। तो भाग को भाग बोला, ये भाग है, ये जो अंग्रेज लोग है ना, इनको भाग है, ये भाग भाग कर देते हैं, वो एक्चुअली भाग है, ठीक है। तो जनरली अमाउंटेड 1/6। ये क्वेश्चन आएगा, ये पीटी में क्वेश्चन आया भैया, ये पीटी में क्वेश्चन आया, यूपीएससी, एमपीपीएससी, ठीक है, ये क्वेश्चन आया है और इसको हमने सही भी किया है। द रॉयल शेयर यानी कि जो सरकार को जो टैक्स के रूप में आता था उसको भाग बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। और जनरली अमाउंट कितना था, 1/6, यानी कि एक छठवा, एक मतलब 1/6 यानी कि एक कोई मान लो 100 किलो, 100 किलो अनाज हुआ कुछ, तो उसका 6 हिस्से किए जाएंगे, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका जो छठवा हिस्सा है वो सरकार को टैक्स के रूप में जाएगा, ठीक है। तो 1/6। देयर वर टू काइंड ऑफ लैंड्स, दो प्रकार की लैंड होती थी, एक स्टेट लैंड और राजकीय भूमि, जिसे सरकार की भूमि राजकीय भूमि बोलते थे। द इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम दिस लैंड वाज शीत, जो इनकम आती थी वो इससे ली जाती थी, इनकम इस लैंड से, इस प्रकार के लैंड से, वो क्या कहलाती थी, सीता, सीता कहलाती थी, सीता। Those farmers were who used their own seeds and farming tools for doing agriculture used to keep half of the produce to themselves, and those farmers who were provided with seeds and farming by state were allowed to keep 1/3 or 1/4 with themselves, and rest part of state rent, ठीक है, सेंड टू स्टेट। यानी कि देखो इसका मतलब ये है कि सरकार के द्वारा जमीन दी गई, ठीक है। यदि किसान जो है, किसान खुद के सीड यानी कि बीज और अपने हल वगैरह जो भी खेती करने का औजार होते हैं, है ना, टूल्स होते हैं, वो यदि उपयोग करता है तो वो आधी, हाफ, ये लिखा है ना यहाँ पे, ये लिखा है यहाँ पे हाफ, ये यानी कि 50% रखता था। जो भी प्रोड्यूस हुआ, जो भी खेती की, जो भी अनाज उगाया, उसका 50% किसान रखता था। यदि वही किसान को सरकारी जमीन दी गई है खेती करने के लिए, और वो सरकार से ही बीज लेता है, हेल्प लेता है, सहायता लेता है, सरकार से ही टूल्स लेता है, तो यानी कि या तो उसे 33% मिलता था या 25% मिलता था, यानी कि 1/4 या 1/3, ठीक है, वो अनाज मिलता था। बाकी रेस्ट ऑफ दी जो जो अनाज है वो सरकार को जाता था। और जो प्राइवेट लैंड और निजी भूमि पे जो खेती करते थे, इनकम, तो वो उनको भाग बोलते थे, वो तो हमने बता ही दिया, वो 1/6 यानी कि सरकार को ये छठवा हिस्सा देते थे, ठीक है, एक के 6 हिस्से हुए, वो छठवा हिस्सा देते थे। यानी कि सरकार की जमीन पे खेती हुई है, किसान खुद के बीज, खुद का कुछ अपना सब कुछ उपयोग करा, केवल खेती खेती सरकार से ली है, ठीक है, पट्टा जिसे बोलते हैं। और पट्टा उस टाइम आता था, बट फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो वो 50% जो भी अनाज उगाया वो उसका 50% रखता था।
और सरकार ने खेती दी है, जो लैंड दी है, राजकीय भूमि बोलते हैं, यदि वो अनाज भी दे रही है और किसान मतलब खेती करने के लिए टूल्स, हल वगैरह औजार जो वो भी दे रही है, तो उसका जो भी उगेगा, ठीक है, उसका जो भी प्रोड्यूस उगेगा, उसका 33% या 25% ही वो किसान रख पाता था, और बाकी जो रेस्ट का जो है बचा खुचा वो सरकार को जाता था, मतलब एक बड़ा हिस्सा सरकार को जाता था। और निजी भूमि पे यानी कि खुद की प्राइवेट लैंड पे जो खेती कर रहे हैं उनको भी टैक्स देना पड़ता था, परंतु उनका जो टैक्स का हिस्सा था वो 1/6 था, ठीक है, ये मतलब छठवां हिस्सा, ठीक है, तो वो सरकार को जाता था, जितने भी अनाज हुआ उसका छठवां हिस्सा, उसके 6 हिस्से होंगे, उसका छठवां हिस्सा जाता था, ठीक है। दिस लैंड बिलोंग टू दी फार्मर्स, दे हैड टू पे 1/4 एंड 1/6, यानी कि एक चौथाई 25% या फिर मतलब एक छठवां छठवां हिस्सा जाता था, ठीक है। फॉर टुडे आई थिंक आई विल स्टॉप हियर, और आज के लिए ये काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में कुछ चीज़ें रह गई हैं, इकोनॉमी सारी, एग्रीकल्चर देखना है, इंडस्ट्री देखना है, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट देखना है, पोर्ट्स देखना है, ट्रेड एंड कॉमर्स देखना है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास के लिए रह गई हैं। तो जो कुछ भी बची कुची चीज़ें हैं, जो कुछ भी बचा कुचा ज्ञान है, वो हम अगले क्लास में कवर करेंगे। तो आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच। जय हिंद। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।